नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। निपुण हरियाणा मिशन के तहत चल रहे एफएलएन कार्यक्रम को जिले में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता द्वारा निपुण स्मार्ट शाला यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि इस मिशन के तहत रचनात्मक गतिविधियों के चलते शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा भिवानी टीम की जमकर सराहना की गई। उल्लेखनीय है कि एफएलएन मिशन के तहत कक्षा 1 से 3 के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों कक्षा कक्ष का अच्छा प्रिंट रिच वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके प्रचार प्रसार हेतु इस चैनल की शुरुआत की गई है। इस चैनल पर जिले के अध्यापकों व बच्चों के द्वारा बनाई गई गतिविधियों को प्रसारित किया जाएगा, जिसमें सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। 21 अप्रैल को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा यमुनानगर में जिला भिवानी में निपुण हरियाणा कार्यक्रम के तहत शूट की गई रागनी चर्चा की ओर प्रसारण किया गया और इसके लिए विमोचन किया गया तथा भिवानी टीम द्वारा निपुण हरियाणा रागनी को बेहतरीन ढंग से तैयार करने पर शिक्षा मंत्री ने भिवानी टीम की जमकर सराहना की। श्री नरेश मेहता ने बताया कि निदेशालय द्वारा 5 जिलों को अलग अलग रागनी आवंटित की गई थी, जिस पर जिला भिवानी की टीम ने दिन रात कार्य करते हुए सबसे पहले बेहतरीन वीडियो को प्रस्तुत किया। इस रागनी में जिले के 8 गांवों के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में चल रही एफएलएन की गतिविधियों को दर्शाया गया है। देखिए, विभाग ने तो जो है निपुण हरियाणा के नाम से एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, जो पहली से तीसरी कक्षाओं के बच्चों की जो स्किल है उसको निकालने के लिए, उनकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, उसी के सिलसिले उसी के संदर्भ में एक प्रोग्राम था रागनी का। और रागनी का प्रोग्राम जो है 5 डिस्ट्रिक्ट को दिया गया और उसमें भिवानी भी एक था। तो हमारी जो रागनी बनाई गई वो स्थानीय स्तर पर बनाई गई और वो बेहतरीन रागनी जो है हमारी बनी और उसकी जो इनॉग्रेशन है माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया और ये काफ़ी हद तक सराही गई, क्योंकि बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट में से हमारी जो रागनी है वो बेहतरीन जो है उस पर रही। और ये हमने इसे फैसला किया कि ज़िला भिवानी में एक यूट्यूब चैनल ही जो है शुरू किया जाए और हमने उसको निपुण स्मार्ट शाला के नाम से लॉन्च किया है। और इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं कि भी हर टीचर जो भी विद्यालय में काम करवा रहा है काम को जो हम एक शोकेस करें, दिखाएं बाकियों को भी कि भी सरकारी स्कूल के अध्यापक जो है छोटे बच्चों को भी जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाना सिखा रहे हैं। और साथ ही जो है अपने जितने भी हमारा जो जेबीटी स्टाफ है उन तक भी ये शेयर करें कि अगर किसी को कहीं दिक्कत आ रही है बच्चों की लर्निंग को मतलब पूरी करवाने में, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस को देखकर अपने उसको लागू कर सकते। अब नशा छुड़वाने के लिए परिजनों को रोहतक या चंडीगढ़ नहीं भागना पड़ेगा। सरकार से मंजूरी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशे की लत में पड़ चुके लोगों का नशा छुड़वाने के लिए चौधरी बंसीलाल नागरिक सामान्य अस्पताल भिवानी में डी एडिक्शन सेंटर खोल दिया गया है। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेला ने बताया कि डीसी नरेश नरवाल द्वारा जिले में सरकारी डी एडिक्शन सेंटर खोलने की योजना बनाई गई थी। जिला प्रशासन के प्रयास से अब यह सफल हुआ है। मनोचिकित्सक डॉक्टर नंदिनी लांबा को डी एडिक्शन सेंटर का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हर वर्ग के लोगों पर नशा हावी हो रहा है। नशा युवाओं के भविष्य को अंधकार में ले जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी शराब, तंबाकू उत्पाद, चरस, अफीम सहित अन्य नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रही है। नशा एक धीमा जहर है। नशे की लत छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नशा न केवल व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि उसके परिवार को भी आर्थिक पतन की ओर धकेल देता है। समाज में अपराध की मुख्य वजह नशा ही माना गया है। पहले तो युवा स्कूल व कॉलेज में बीड़ी, सिगरेट व गुटखा का सेवन शौकिया तौर पर शुरू करते हैं, लेकिन बाद में इसकी लत लग जाती है। मैं आप सभी भिवानी वासियों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि हमारे भिवानी सिविल हॉस्पिटल में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खुल गया है हमारे उपायुक्त महोदय के प्रयासों से। और हमने इसको लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, वो प्रोविजनल लाइसेंस हमें मिल गया है। इसके लिए हमने साइकेट्रिक डॉक्टर नंदिनी लांबा है उसको नोडल अफसर बनाया हुआ है।
हमने टीम स्टाफ नर्स हैं, क्लास 4 है, वार्ड अटेंडेंट है, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, उनको जगह भी बता दी गई है। तो जो सुविधाएं डी एडिक्शन की पहले पीजीआई चंडीगढ़ में, रोहतक में होती थी, वही सुविधा हमने सिविल हॉस्पिटल में ही उपलब्ध करा दी गई है। तो दूसरी ये है कि डी एडिक्शन का जो सेंटर का इलाज तो होता ही है, में जो आदी होते हैं उन मरीजों का इलाज होएगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि जितनी भी लत वाली ड्रग हैं, बीड़ी है, होका है, हमारी कोई ये जो हैबिचुअल फॉर्मिंग अल्फ्रेक्स है, डाइजापाम है, हीरोइन है, सुल्फा है, गांजा है, इस टाइप की जितनी भी दारू है, जितनी भी ये हानिकारक जो पदार्थ है, उनका सेवन ना करें। इनसे हमारा दुष्प्रभाव के अलावा और भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे दिमाग को काबू कर लेती है और इससे सिर्फ उस मरीज का ही नुकसान नहीं होता, उसके परिवार का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, पूरा देश का नुकसान होता है। तो हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, खास करके देश के भविष्य होते हैं, वो ध्यान दे, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए बुरी आदतों से बचें और स्वस्थ रहें। अगर कोई गलत लग जाती है तो उसे डॉक्टर की सलाह लेकर के उससे पीछा छुटवाएं। जो भिवानी में अपने सेंटर खोला गया है, कितना नंबर वार्ड बनाएंगे और किस प्रकार की सुविधाएं रहेंगी सर? हमारे अभी तक वार्ड में वेयर हाउस में जो बेडेड हैं वो हैं, लेकिन चलाने के लिए हम 10 नंबर वार्ड हैं, उसमें भी जगह देंगे। हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है, जितनी भी डॉक्टर नंदनी लांबा कहेगी वो जगह प्रोवाइड कर दी गई है, तो इसमें जगह की कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सुविधा मिले। इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि हमारी भिवानी में नियर बाई जो पंजाब के साथ लगते हुए काफ़ी नशे के संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और कुछ दिनों से भिवानी में विष की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे ही हमारी ओपीडी में आते थे कि उनको लत की लगी हुई है, तो अनफॉर्चुनेटली हमने पीजीआई रोहतक और नियर बाई जो डी एडिक्शन सेंटर भेजना पड़ता था, अब वो सुविधा यहीं हो गई है, तो यहीं पर उनका इलाज होएगा, वहीं पर उसको दवाई दी जाएगी। तो इसमें एक अलग सुविधा मिली है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग उसका फ़ायदा उठाएं और नशे से दूर रहें। फ्री है सब कुछ। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क से लेकर लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। इनकी मुख्य मांगों में सामाजिक सुरक्षा, ठेका प्रथा पर रोक, आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय समिति एवं न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूरी तय करना इत्यादि शामिल है। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा की भिवानी इकाई ने मजदूरी को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने, ठेका प्रथा पर रोक लगाने व आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति बनाने इत्यादि की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को सरकार से जल्द पूरा करने की मांग की ताकि मजदूर वर्ग का शोषण न हो सके। जो प्रदर्शन किया जा रहा है 7, 8, 9 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय सम्मेलन बिहार के पटना में हुआ और भारतीय मजदूर संघ के सभी डेलीगेट 2,500 डेलीगेटों ने 4 प्रस्ताव को पास करके भारत सरकार को भेजा गया है। उसी के नाते आज सभी जिलों के नाते आज भिवानी में भी इस प्रदर्शन के माध्यम से हमें 4 मुद्दों को लेकर के 4 प्रस्ताव को लेकर के भारत सरकार को भेजना है। इसमें सामाजिक के सुरक्षा के नाते, ठेकेदारी प्रथा के नाते पूर्ण रूप से हटाया जाए और आर्थिक विकास की दृष्टि से श्रम नीति बनाई जाए। इस चौथा विषय है जीविका, मजदूर जीविका को लागू किया जाए। इन 4 प्रस्तावों को लेकर के आज हम डीसी के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन भेजने जा रहे हैं। सभी जिला के कर्मचारी जो मेन प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम भारत सरकार को ये प्रस्ताव भेजेंगे। ये ज्ञापन का जो प्रोग्राम है जिला स्तर पर, मैं भारतीय मजदूर संघ का जिला मंत्री संदीप बागनवाला जी सरकार को ये चेताना चाहता हूँ, आज के दिन हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी सरकार से दुखी हैं। जो कौशल रोजगार निगम जो बनाया गया था वो भी एक दिखावा है, इसमें भी आज भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। 4 दिन पहले खबर आई थी कि 3 लाख का घोटाला वहाँ हो गया। इसमें क्या था, पहले तो शुरुआत में जो कौशल रोजगार निगम बनाया गया था उसमें 7 तारीख से पहले सबकी सैलरी आ जाती थी। आज हमारे बीच में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ खड़ा है, पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही इनकी, आज तारीख 26 हो गई।
बढ़ती हुई गर्मी के मौसम के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि अगले सप्ताह में बादल छाए रहने से 30 अप्रैल को हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। इस बारे में डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि जो किसान कपास की फसल का टाइम है, जो उनकी बुआई कर रहे हैं, वह किसान मौसम के परिवर्तन को ध्यान में रखकर ही खेतों में बुआई का काम शुरू करें, तथा साथ ही उन्होंने कहा कि जो बागवानी टमाटर की फसल में सफेद मक्खी की नियंत्रित करने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वह 400 मिलीलीटर सीएम में 200 से 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें और 15 दिनों के बाद दोबारा से इसका छिड़काव करें। उन्होंने कहा कि इन दिनों में जो मौसम में बदलाव हो रहा है, इसके कारण ही ये बीमारियां फैल रही है। ये जो अभी जो दिन का तापमान है उसमें जो एवरेज टेम्परेचर है उससे थोड़ा कम चल रहा है। उसकी वजह है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पीछे 3-4 आए हैं और अभी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो है आने की संभावना बन रही है, जिससे कि इस 30 तारीख तक बादलवाई के साथ 30 को हल्की बारिश की भी संभावना बन रही है। इस वजह से ये जो तापमान है इसमें जो है हल्की गिरावट देखी जा रही है और इससे जो है वो दिन में जो है थोड़ी ठंडक भी बनी हुई है लगातार, जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की वजह से। और अभी जो दिन का जो तापमान है वो आगे 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और रात का तापमान 22 से 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। और अभी जो आने वाला समय है इसके अंदर किसान भाइयों का, जैसे कपास की बिजाई का समय चल रहा है, तो किसान भाई अपनी बिजाई करते समय अभी 2-3 दिन के बाद में फिर बरसात की संभावना बन रही है, तो मौसम को ध्यान में रख के बिजाई करें, अन्यथा किसानों की फसल के कुरंड होने और उनको नुकसान होने की संभावना बन रही है। तो किसान भाई मौसम को जरूर ध्यान में रखें। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा लगाई गई ट्रांसफर फीस को हटाए जाने को लेकर अनेक विद्यालयों के संचालक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से मिलने पहुंचे। उनका कहना था कि प्रोसेस को आसान बनाया जाए और फीस का आदेश तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। इस बारे में संघ पदाधिकारियों ने बताया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो प्रदेश के सभी निजी स्कूल बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अतः उन्होंने सरकार से एक ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया कि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि बच्चों को अनावश्यक रूप से चार्ज न देना पड़े। नरेंद्र सेठी, प्रेसिडेंट सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ डिस्ट्रिक्ट हिसार से हम आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस प्रांगण में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से मिलने के लिए आए हुए थे। जैसा कि पिछले दिनों 20-21 तारीख के लगभग जो है ना, एक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा सरकार के द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे जो दाखिला लेंगे, दूसरे स्कूल से आएंगे जो बच्चे, वो 3000 रुपये फीस देंगे। और इतनी जटिल प्रक्रिया उसकी कर दी है कि वो बच्चे पढ़ाई तो कर ही सकते, यानी कि एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिससे शिक्षा में भी रुकावट आएगी और खास तौर से जो आर्थिक रूप से जो है बिना मतलब का जो है ना एक बोझ जो है ना माँ बाप पे, विद्यार्थियों पे, स्कूल की जो है ना एक टेंशन बढ़ा दी गई है। सरकार का फर्ज है कि जो शिक्षा है वो सभी को मुफ्त शिक्षा दे और शिक्षा में सहयोग करे, लेकिन ये आराम से जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको जो है ना परेशान किया जा रहा है। वो अपनी मर्जी है, लोकतंत्र है, इतने सालों से कानून है, शिक्षा को कोई बपोती नहीं बनाया, शिक्षा को कोई रोज पैसों से नहीं तोला जा सकता। शिक्षा जहाँ ग्रहण कर जाता है विद्यार्थी वहां ग्रहण करे। ये मतलब थोड़ी है कि उसके ऊपर आप पाबंदी डाल दो। आप दूसरे स्कूल में जाओगे तो आपको इतनी फॉर्मेलिटी चाहिएगी, ये SLC चाहिए, 5 साल का आपको जो है ना रिकॉर्ड चाहिए रिजल्ट का, अगर कुछ उसमें दिक्कत है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यानी कि विद्यार्थी, हरियाणा बोर्ड का विद्यार्थी हरियाणा के बोर्ड के स्कूल में जो है ना जाने से इतने पैसा उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है, उसका हम विरोध करने के लिए आए थे। और हमारी चेयरमैन साहब के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है। उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण तरीके से हमारी बात को सुना और ये विश्वासन दिया है हमें कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। संरक्षक सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ। जी हाँ, क्या आज की जो मुख्य मांग लेते हैं? हमारी ये मांग है कि जो बच्चा 9th पास कर लेता है, जैसे वो 10th में जाता है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड का हो चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, जैसे वो स्कूल चेंज करता है तो उससे कहता है भी बहुत अधिक कागज लेके आओ जिसके अंदर फॉर्मेलिटी किसी भी तरह से पूरी नहीं हो सकती। जैसे कहता है पढ़ाई ज्यादा होने के कारण जा रहा है तो 5 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। 5 साल का रिकॉर्ड मांगना, साथ में 3000 रुपये जो एक मोटी फीस है।
जब हरियाणा बोर्ड का बच्चा हरियाणा बोर्ड में पढ़ रहा है 9th से जब वो 10th में जाता है तो 3,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। और जो स्कूल है ग्रामीण लेवल के HBSC के जो स्कूल है बहुत ही ग्रामीण, ये बहुत ही कम और बहुत ही कम फीस में पढ़ते हैं, वो 3,000 रुपये नहीं दे सकते। जबकि सरकार का दायित्व बनता है कि हर बच्चे को एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। तो हम ये सोचते हैं 11वीं का बच्चा 12वीं में जाता है उसके ऊपर भी वही शर्तें ला दी जाती है कि ट्रांसफर होता है तो आप कार्ड दो, ट्रांसफर हुआ क्यों होया और वो बच्चा दूसरे स्कूल में क्यों गया। तो शिक्षा का अधिकार हर आदमी के लिए है, वो जी चाहे उसको जिस जहाँ अच्छी एजुकेशन मिलेगी वो जाएगा। तो जब पहले से ये नियम चल रहा है तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसके ऊपर 3,000 रुपये प्लस में ढेर सारे कागज, एक कागज नहीं कम से कम 11 मांग उसके अंदर मांग जो है ना रखी गई है अलग अलग से। बे ट्रांसफर हो गया तो आपने ये कागज लागने पड़ेंगे, यदि आपने स्कूल बदल लिया तो किस कारण से बदला है, पढ़ाई कम होने के कारण बदला है तो 5 साल का रिकॉर्ड लेके आओ, दिखाओ, प्रूव करो उसको। तो इतने इतने कागज ना कोई पेरेंट्स नहीं लेके आ सकता, इससे तो गरीब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। भिवानी के हुड्डा सेक्टर से तिगड़ाना गुजरानी रोड को जोड़ने वाले रोड की हालत लंबे समय से खराब चल रही है। इस बारे में यहाँ बनी नेताजी कॉलोनी के क्षेत्रवासियों से रोड निर्माण को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने अपना रोष जताया और कहा कि 15 साल से इस रोड की हालत इतनी खस्ता है कि वाहन चलना तो दूर की बात, यहाँ पैदल चलना भी दूभर हो रहा है। जब इस बारे में क्षेत्रवासी अजीत सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नेताजी क्षेत्र का रोड तिगड़ाना गुजरानी और सेक्टर को जोड़ता है, लेकिन पिछले 15 वर्षों से इस सड़क की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वाहन तो क्या पैदल चलने लायक भी नहीं बची है। कई बार इसकी लिखित में शिकायत हर एक अधिकारी को दी जा चुकी है, लेकिन इस रोड का निर्माण अभी तक शुरू नहीं किया गया है। बरसात के मौसम में गड्ढे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छर पैदा होने के साथ साथ अनेक बीमारियां भी फैल जाती है। ये सेक्टर है तेरा हुड्डा का डिपार्टमेंट है, खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पास ये महकमा है। तो मैं तो ये कहूँगा खट्टर साहब आपकी सरकार खटारा सरकार है और अब इलेक्शन आने वाला है 2024 में, अगर हमारी समस्याओं को आप इनका समाधान नहीं करते तो हम आपको उसी भाषा में जवाब देंगे। और जो भी बारिश होती है तो यहाँ पे हमारे खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी क्लब है, इसमें जूते हाथ में लेके खिलाड़ी जाते हैं जो वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन है। कोई सुनवाई नहीं कि बरसाती पानी का पंप सेट लगा था बाहर निकालने के लिए, आज तक इसका बटन नहीं दबा है, चालू नहीं हो रहा है। उसको तो कोई सुधार नहीं है, सड़ा पड़ा सुधार यहाँ का विधायक है वो तो महानालायक है। हमें शर्म आती है कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा है जो किसी तरह की हमारी समस्याओं में कहीं भी कोई सहयोग नहीं देता, नहीं समाधान करने की कोशिश करता। हम सरकार के पहले हम बीजेपी के वोटर रहे हैं, लेकिन आज हम खफा हैं। हमें किसी तरह की सुविधाएं जिस उम्मीद से हमने उनको वोट दिए थे, हम हताश और निराश हैं। सीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए, उनका खुद का महकमा होता है, उनके लिए शर्म की बात है। आप वो ट्विटर है कौन सा उस पर डाल दो, देख दो तेरे महकमे की क्या हालत है। अभी वो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे उसने जब भिवानी में जब जन संवाद कार्यक्रम किया था तो यहाँ हमारी क्लब में भिवानी बॉक्सिंग क्लब में पहले जो प्रोग्राम में उसमें आया भी था, उसका नाम भी आया था कि यहाँ आएगा खिलाड़ियों से मिलने के लिए। तो मैं डीसी ऑफिस में गया, मैंने पूछा डीसी साहब का, वो एक बैठा था कल रखवाई, हमारी कॉलोनी में आएगा तो सीएम साहब क्या देखेगा, तो रोड तो टूटा पड़ा है, आप उसको ठीक करवाओ। उन्होंने रोड तो ठीक नहीं करवाया, लेकिन उसका सीएम का प्रोग्राम रद्द करवा दिया, यहाँ नहीं आने दिया उसको। इस बात को जो टूटी सड़क है इसको चलवा, हमें शर्म आती है। आप देखिए तो जंगल है कितना, इसमें कोई आदमी पैदल नहीं चल सकता। ये 60 फुट चौड़ा रोड था हुड्डा का। सेक्टर 13 का नेताजी नगर कॉलोनी है जी। यो जी रोड की समस्या हम डीसी पास जाए, कई बार एमएलए पास जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। एमएलए 15 साल हो गए वोट ले जाता है और वो काम कुछ नहीं करता। जो तिगड़ाना घुसकानी प्रेम मंडाना का रास्ता है सेक्टर लगता है, वहाँ तिगड़ाना फटकला सारा रोड खराब पड़ा है। सेक्टर 13 लगते कॉलोनी नेताजी कॉलोनी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सारे दफ्तर में चक्कर काट कर कॉलोनी गोडे टूट ली, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या नाम आपका? अजीत। बरसात के अंदर कुछ लिखट भी नहीं सकता, साधन पैदल मार्ग नहीं लिख सकता। समस्या ये है जी, यह बॉक्सिंग क्लब का रोड है। मैं वीरेंद्र सिंह ये यहाँ पर नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी तैयारी करने आ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ भी आ रहे हैं, तो थोड़ा हर रोड की तरफ ध्यान दिया जाए। सरकार से हम आशा करते हैं कि इस पर ध्यान देने योग्य है। साथ में सेक्टर इलाका है, ये सेक्टर इलाके के साथ में और जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं वो भी इसके बारे में देखते हैं। तो आशा है हमें सरकार से कि इसके बारे में। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने स्थानीय लघु सचिवालय के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अपना रोष प्रकट किया। इस बारे में भिवानी जिला उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार पूर्वक दर्शाया गया था और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्कर
और हेल्पर्स ने अपनी मांगों को बताते हुए कहा कि आंगनवाड़ी में कच्ची सब्जियों व सिलेंडर का खर्चा सरकार को देना होता है, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है, जबकि 1 साल से हेल्पर्स अपनी जेब से खर्चा भरकर लाभार्थियों को दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय समय पर नहीं मिल रहा है। 5 से 6 माह बीत चुके हैं। केंद्र व राज्य 2 जगह उनका मानदेय बटा हुआ है, जो कि समय पर नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेशनरी व वर्दी भत्ता दिया जाए। उन्होंने कहा कि 1-2 साल में फ्लेक्सी फंड जो कि नहीं मिल रहा है वो भी दिया जाए। सीएम द्वारा आंगनवाड़ी को महंगाई भत्ता किस्त हर साल जोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन 8-9 महीने बीत चुके हैं, वो भी नहीं मिल रही है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर्स को ग्रेच्युटी देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, लेकिन वो भी अब तक लागू नहीं हुआ है। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, मांगे तो कुछ नहीं है, समस्या को लेके आए हुए हम। और एक मुख्य मांग जो हमारी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेजुएटी पिछले साल 25 अप्रैल 2022 को सुनाई गई थी, जो आज तक किसी राज्य 1-2 राज्य ने छोड़ के हरियाणा सरकार ने अभी तक उसको शुरू नहीं किया है। क्या इतने साल वर्कर हेल्पर काम करके जाती है तो क्या वो ग्रेजुएटी की हकदार नहीं होती? और मेन मांग हमारी कुछ नहीं है, समस्याएं हैं जिससे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जूझ रही है, और सरकार इसको बार बार मांगों की बात कह के कि ये मांगती रहती हैं। सरकार अपनी कही हुई बातों को ही लागू नहीं कर रही। जो समस्या है, सरकार ये क्यों नहीं बताती कि मैं 1 साल से ना तो इनको ईंधन का खर्चा दे रहे हैं, ना कच्ची सब्जियों का खर्चा दे रहे हैं, जो अपने मानदेय से ये वहन कर रही हैं अपने लाभार्थियों के लिए। और मानदेय भी हमारा 2 जगह बट के आता है, और वो भी 3-3, 4-4 महीने उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो एक हेल्पर जिसका गुजारा सिर्फ आंगनवाड़ी वर्क इस मानदेय पे चलता है, और उसका भी 4-5 महीने नहीं आता, और हर महीने हर रोज वो लाभार्थियों को राशन बनाकर दे रही है अपने खर्चे से। क्या ये उचित है? इसको अगर सरकार मांग मानती है तो बहुत गलत मानते हैं, और इसकी हम सरकार से निंदा करते हैं। ना ही सेंटरों का किराया दिया जा रहा है, जो शहर में 1500 से 3000 तक का एक सेंटर का किराया है, प्राइवेट भवनों में चल रहे हैं। मकान मालिक 1.5, 2-2 साल नहीं रुकते, इसलिए भी वर्कर बहुत परेशान हैं। ना ही हमें स्टेशनरी दी जा रही है, ना ही वर्दी का भत्ता दिया जा रहा है। 1 साल में 1000 रुपये फ्लेक्सी फंड दिया जाता था छोटी मोटी सेंटर की जरूरतें पूरे करने के लिए, वो भी नहीं दी जा रही। और सरकार ऊपर से हमारे ऊपर मतलब आजकल सीएम ने एक मुहिम चलाई हुई है कि मैं संवाद करूंगा गांव के लोगों के साथ। वहां जाकर ये कहते हैं कि आंगनवाड़ी किसको चाहिए? यही है जी, एक तो हेल्परों ने बेचारियों ने बहुत ज्यादा काम दे रखा है, फिर काम ऊपर से ईंधन का पैसा नहीं है। 12 महीने हो गए, ना ही तो टाइम पे आ रही वर्करों की, ना हेल्परों की आ रही, ना हमारी कोई समस्या हल हुई। हम धरने से उठे हैं। 6 अप्रैल ने हम धरना उठाया था सीएम के से बातचीत कर करके, और उसके बाद भी कई बार मीटिंग कर चुके हैं सीएम साहब। ना तो हमारी महंगाई भत्ते की किस्त लागू की है जो सितंबर में लागू होनी थी, वो भी हम मांग करते हैं सरकार से। हमारी जल्दी से जल्दी मांग पूरी, ये 500 रुपये महंगाई भत्ते की किस्त लागू करे, और जो ये समस्या लोकल समस्या है इनको निपटारा करे जल्दी से जल्दी। हम ये आशा करते हैं सरकार से। और काम को तो सरकार ने पता है जैसे हमारे को ऊपर थोप रही है बार बार, और फोन अब तक भी नहीं दिए हैं। सभी बहनों के कठाम लाठी दे रखी, भैया आप फोन पर काम करो, ऑनलाइन काम करो। ऑनलाइन क्या करें हम? किसी बहन जो गरीब है बेचारी, वो कैसे फोन खरीदेगी? जिले के गांव बड़दू जोगी में एक महिला द्वारा फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि इस बारे में मृतका के भाई ने बताया कि उसकी 3 बहनों की शादी बड़दू जोगी गांव में की गई थी। उनके एक बहन जो कि 2010 में उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, और अब दूसरी बहन ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त फांसी लगाकर कर ली है। उन्होंने बताया कि ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कि ये ससुराल पक्ष का ही कड़ा धरा है, और इसी के कारण उसकी बहन ने फांसी लगाई है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि सरकार व पुलिस विभाग इस पर सख्त कार्रवाई करे, और शीघ्र उन्होंने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 3 बहनें थी, तीनों एक ही घर में शादी कर रखी है। तो एक जो पहले एक्सपायर हो गई थी, तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम छोटे छोटे थे। मेरा बाप 2005 में एक्सपायर हो गया, 2006 में शादी कर दी, हम छोटे छोटे थे। और 2010 में मेरी बहन एक्सपायर हो गई 4 साल बाद। तो समझा बुझा के हम छोटे थे, हम नाबालिग थे, तो हमें रिश्तेदारों ने दबाव दे के हमारा वो मतलब कोई वो नहीं करने, कार्रवाई नहीं करने दी। लेकिन अभी और जो वो बोल रहे थे बोला फांसी खाई है, फांसी बोला इसने भी, और जो अभी एक्सपायर हुई जो बहन उसने भी फांसी खाई है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों बहनों ने ऐसे सेम टाइम मतलब सेम जगह फांसी खाई है,
मतलब ये क्लेम कर रहे हैं कि इसने फांसी खाई है, और ये इसको परेशान रखते थे और पैसे भी मांगते थे। बोला तेरा भाई अभी तो फौज में लग गया, अभी तो पैसे दे दे हमें। कितनी बार पैसों की मांग की फौजी साहब? बहुत बार पैसों की मांग की उसका भाई की, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। बोला पैसे मांग रहा हूँ मैं तेरे, इतना ये दिया था मैंने, वो दिया था तुझे, ठीक है। और बोला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम, ये बोला गया। बोला तू जहाँ पे भी होगा, बोला जो 2010 में जो कहानी हुई थी वो अभी भी होगी, ठीक है, और कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उसने ये भी बोला है मुझे, और अभी कल ही एक्सपायर होगी। तो फौजी साहब कितने पैसों की डिमांड की थी, कितनी बार की है आपसे? जी मेरे से लाख रुपए जैसे, मतलब कभी भी जैसे 10,000, 5,000, 20,000 ऐसे मांगते रहते थे बार बार में। मतलब बोला भाई देने हैं नहीं देने हैं, मतलब ये पूछते रहते थे, ये बोलते रहते थे। वो देने तो पड़ेंगे पैसे। बोला हमारी बहन को तो हम इतने देते हैं, हम तो मांगते नहीं है उससे। क्या नाम था आपकी बहन का? मेरी बहन का मधुबाला था जी। एक पीछे वाली जो एक्सपायर हुई उसकी मिन्ना था जी, वो 21 साल में गुजर गई, और ये 28 साल की उम्र में गुजर गई जी। कितने बच्चे आपकी बहन? मेरे जी। आपकी बहन का? मेरे इस बहन के 3 बच्चे हैं जी, और उसकी 2 बच्चे थे जी। हमारे सब में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।